हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोग का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री में कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था। अब रिवॉल्ट के बाद हालांकि ये जो विद्रोह हुआ था ये अनसक्सेसफुल हुआ था, हम हार गए थे। और हारने का रीज़न क्या था? एक लीडरशिप का ना होना, एक प्रॉपर लीडरशिप का ना होना, एक प्रमुख नेता ना होना, प्रॉपर प्लानिंग ना होना और अलग अलग डे पर अलग अलग जगहों पर 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होना। तो ये कुछ कॉजेस थे जिसके कारण हम 1857 का रिवॉल्ट हार गए थे। अब इस हार के बाद भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी अशांत हैं, असंतोष हैं, काफ़ी गुस्से में हैं कि हमको जल्दी ही ऐसा कोई और रिवॉल्ट करना चाहिए जिससे हम भारत को, मतलब भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, राजनीतिक स्थिति है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनवा सकें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारतीयों के वेलफेयर में हो। तो यहाँ पर आज हमें जो डिस्कस करना है वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करना है। तो ध्यान से समझिएगा सारी कहानी। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया गया था। काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या तात्या टोपे की बात करें। तो बिल्कुल यहाँ पर जब हम 1857 का रिवॉल्ट हार जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है और उस समय गवर्नर कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है तो उस दिन कहा जाता है कि हम भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको हम भारत का वाइसराय बनाते हैं, विजरी ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय यहाँ पर बना दिया गया था। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स थी उनको ले लिया गया था और सारी पावर किसको दे दी थी? ब्रिटिश की क्वीन को, मतलब रानी को, ब्रिटिश क्राउन को सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। और ये जो घोषणा हुई थी कि जो विक्टोरिया रानी है वो अब भारत की सम्राज्ञी होंगी, भारत की सारी कानून बनाने का अधिकार रानी के पास होगा। तो ये घोषणा कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। तो उस समय भारत की जो कैपिटल थी एक दिन के लिए इलाहाबाद को भी बनाया गया था। अब 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं और अंग्रेज इस बात से डरे हुए हैं कि अगर फिर से ऐसा रिवॉल्ट होता है तो हम भारत को खो देंगे, भारत से हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब हमको अब ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो समय समय पर इस तरीके के रिवॉल्ट को या विद्रोह को कम कर सके, दबा सके। मतलब हमको ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रेशर कुकर के बारे में। अच्छा, प्रेशर कुकर आप सभी लोगों ने देखा होगा। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो गैस जो होती है या प्रेशर जो होता है वो सीटी के ज़रिए, जो है बिसल के ज़रिए, वो रिलीज़ हो जाता है। अगर वो प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जब 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, ब्रिटिशर्स डर चुके हैं, तो अब हमको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो प्रेशर कुकर की तरह काम करे। मतलब अगर ये लोग 10 डिमांड कर रहे हैं, मतलब एक कमेटी ऐसी बना दो, अगर ये लोग 10 डिमांड कर रहे हैं तो उनमें से 9 को इग्नोर कर दो, लेकिन एक डिमांड को क्या कर दो? फुलफिल कर दो। अगर हमने एक डिमांड में इनको फुलफिल कर दी, थोड़ा थोड़ा समय समय पर प्रेशर रिलीज होता जाएगा, तो फ्यूचर में कभी भी इस तरीके का रिवॉल्ट नहीं होगा। तो अब हमको एक ऐसे संगठित या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की अब हमें ज़रूरत है। बात क्लियर है? तो 1857 के समय काफ़ी सारे जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो बनना शुरू हुई। वो भारत के लोगों की सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने की बातें कर रही थी, वो भारत के लोगों को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रही थी। और काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती है जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो, जिसमें सभी लोगों का नेतृत्व हो, सभी लोगों का सपोर्ट हो भारत का, चाहे वो किसान हो या फिर वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी का सपोर्ट हो। मतलब ऑल इंडिया लेवल का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन समय पे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। तो भारत का पहला ऑल इंडिया लेवल पे बनने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? आईएनसी था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हमको इसी के फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिएगा, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा अब प्रेजेंट की कांग्रेस से आप लिंक मत कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी
इसका गठन क्यों किया गया था? भारत में सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए, भारत के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है भारत के आज़ाद होने के बाद मतलब 1947 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो उन लोगों ने इस बात को नहीं माना और इस पार्टी को कंटिन्यू करा। हालांकि ये वही पार्टी है जिसमें अभी राहुल गांधी है, ये वही पार्टी है, लेकिन इस प्रेजेंट की जो कांग्रेस है इसके एजेंडे और जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई थी उसके एजेंडे अलग अलग थे। दोनों अलग अलग है, जो भी बातें होंगी वो इसके रिस्पेक्ट में हो रही होंगी। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले 1843 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं भारत के बारे में तो ब्रिटिशर्स की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी जहां पर उनकी फैक्ट्रीज थी, कोठी थी, फोर्ट्स थे और जहां पर वो रहा करते थे। मतलब सारी की सारी पॉलिटिकल पावर जो थी वो 3 प्रेसिडेंसियों के अंदर थी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो मैक्सिमम पावर आपको कहाँ पे मिलेगी? बंगाल प्रेसिडेंसी में देखने को मिलती है। तो इसलिए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो 1853 में बनाया गया था। और फिर 1851 में हमने क्या बनाया? 1851 में हमने बनाया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ये दोनों पार्टी फिर क्या हो गई? मर्ज हो गई। ये केवल और केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक सीमित थी। बंगाल में असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1870 में। तो 1870 में पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसको नाम दिया गया सार्वजनिक सभा। तो कब बनी? 1870 में बनी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनी। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का इनिशियली कोई रिलेशन नहीं था, इनकी अपनी अलग पार्टी थी। 1886 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। इस बात को याद रखिएगा, कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय अगर पूछा जाए इनमें से कौन से पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय कांग्रेस में शामिल नहीं थे, तो आंसर आ जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, क्योंकि इनकी अपनी अलग पार्टी थी। बाद में 1886 में इन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया था। इस बात को समझ में आए? तो 1870 में इन्होंने सार्वजनिक सभा बनाई। कहां पर बनाई? पुणे में बनाई। अच्छा, 1883 में इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कराई गई। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मतलब जितने भी इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पे एक राजनीतिक संगठन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। तो पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब बुलाई जाती है? 1883 में बुलाई जाती है। और 1885 में जब कांग्रेस बन रहा होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हो रहा होता है, उस समय इंडियन एसोसिएशन की सेकेंड मीटिंग कंडक्ट हो रही होती है। समझिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1870 में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और 1883 में उस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करवाई। पहली कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कब हुई? 1883 में हुई। दूसरी कॉन्फ्रेंस कब होती है? तो 1885 में होती है। तो देखिए, कांग्रेस का फॉर्मेशन भी 1885 में होता है और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी 1885 में होती है। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहां पर होंगे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में होंगे। इसलिए कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस में शामिल नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी इंडियन एसोसिएशन को, अपनी सार्वजनिक सभा को 1886 में कांग्रेस में मर्ज कर दिया। तो उस समय कई सारी पार्टीज थी, लेकिन यहाँ पे जो मेन पार्टी बनती है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला प्रश्न ये बनता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो आंसर आ जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम किसने दिया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम किसने दिया? दादा भाई नेरोजी ने। ये सजेशन किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखने का सजेशन दादा भाई नेरोजी का था। इनको, आपको पता है, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया था कि हमको मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना चाहिए। चलो अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि भविष्य में 1857 जैसा कोई रिवॉल्ट ना हो, तो एक प्रेशर कुकर की तरह एक हमको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे जो A.O. ह्यूम है,
ठीक है ना। ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस का फादर किसे कहते हैं या कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया, तो आंसर आ जाएगा ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया। उस समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नेरोजी ने दिया। तो दिसंबर 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और वहीं कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय डिसाइड किया जाता है कि हर साल दिसंबर में हम जो है वो कांग्रेस के क्या करेंगे, हम सेशन बुलाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसलिए हर साल दिसंबर में कांग्रेस का सेशन बुलाने की बात की गई। अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो हम स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं, ये बात भी इस मीटिंग में कही गई। क्लियर है। अब ये जो मीटिंग हो रही थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें टोटल 70 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 72 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मतलब सारे धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं इन 72 लोगों में। इन 72 लोगों में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर शामिल हैं, क्योंकि जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी, यहाँ पर जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको यहाँ पर आप देखेंगे उनकी भूमिका बहुत कम है, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो 72 लोग यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, चीफ फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, तो आपने देख लिया ए.ओ. ह्यूम है। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब कुछ लोग अलग अलग थ्योरी कहते हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय अपना जो न्यूज़पेपर होता है यंग इंडिया, उसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या कॉन्सेप्ट वहाँ पर पब्लिश करते हैं और इन्होंने 2 और न्यूज़पेपर निकाले, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी। तो लाला लाजपत राय कहते हैं कि जैसे कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होती है जो समय समय पर प्रेशर रिलीज करती रहती है, वैसे ही यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि समय समय पर अपनी बातों को ब्रिटिशर्स को बताएगा और ब्रिटिशर्स को लगता है तो समय समय पे उनकी कुछ बातों को पूरा किया जाएगा, जिससे एक प्रेशर कुकर ना बन सके, समय समय पे उस प्रेशर को रिलीज करते जाएं और 1857 जैसा रिवॉल्ट फ्यूचर में ना हो। इसलिए काफी सारे पॉलिटिकल लीडर जो थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी थे। तो लाला लाजपत राय ने इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी या सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट का नाम दिया था। जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं, वो पोजीशन चाहते हैं, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। जैसे कि सर सैयद अहमद खां का संबंध कभी भी कांग्रेस से नहीं रहा। तो अगर पूछा जाता है इनमें से कौन सा लीडर जिसका रिलेशन कांग्रेस से कभी नहीं रहा, तो सर सैयद अहमद खां है। वो भी ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उसमें जन भागीदारी नहीं थी, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये तो बस एक बिना प्लानिंग के बना दिया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसा सर सैयद अहमद खां का भी कहना होता है। तो अलग अलग पॉलिटिशियंस का, अलग अलग लीडर्स का अलग अलग यहाँ पर मत आपको देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसकी पहली कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दिसंबर में 1885 में ये फॉर्म होती है और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा, इसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो पुणे में होनी थी। कहाँ पर होनी थी? पुणे में होनी थी। लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, डिसीज़ फैली हुई थी, बैक्टीरियल डिसीज़ फैली हुई थी, तो इसलिए इस मीटिंग को ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे में। तो पहली जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है वो कहाँ पर होती है? बॉम्बे में होती है। कब होती है? दिसंबर 1885 में होती है। कितने मेंबर के साथ होती है? तो 72 मेंबर के साथ होती है। कहाँ पर होती है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। कहाँ पर होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में पहली मीटिंग होती है। अब मीटिंग होगी तो उसका एक लीडर होगा, उसका एक अध्यक्ष होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। तो पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है उसके लीडर कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन है? पहले ये हिंदू लीडर हैं जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है वो कलकत्ता में बॉम्बे में होने वाली पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। और डिसाइड किया जाता है कि हर साल दिसंबर के महीने में जो है वो हम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की क्या करेंगे? सेशन करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दों को, भारत की स्थिति को, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके जो एग्ज़ाम लंदन में होते हैं तो मांग उठाई गई कि भारत में एग्ज़ाम होना चाहिए,
चाहिए, एज लिमिट को लेकर मांग उठाई गई, काफ़ी सारा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बातें की गई। तो वो सारे डिस्कशन इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ करते थे। बात क्लियर हुई। लेकिन बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही, 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो जैसे कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि 3-4 दिन ये जो मेढक की तरह ये लोग टरटराते थे, काम नहीं करते थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं 3-4 दिन जो है वो मेढक की तरह टरटराते थे। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, चलो, तो आपको इतनी चीज़ें हमने बता दी। अच्छा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी के बारे में एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है ये हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन्होंने टोटल 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो प्रेसिडेंशियलशिप की है, मतलब अध्यक्षता की है। पहली तो जो 1885 की मीटिंग थी उसमें, और दूसरी 1892 की जो मीटिंग होती है इलाहाबाद में। तो याद रखना, अगर प्रश्न आता है कि बताओ व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो प्रेसिडेंट रहे, तो आंसर है 2 टाइम्स। पहली बार 1885 में जो कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में होती है, और दूसरी बार 1892 में जो कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होती है, इलाहाबाद में होती है। जैसे कि मैंने कहा 72 डेलीगेट्स थे जो कि सारे के सारे रिलीजन्स को कवर करते थे। 54 इसमें हिंदू थे, 2 मुस्लिम्स भी थे, जैन और पारसी भी यहाँ पे शामिल थे। क्लियर हो गया इतना? आप यहाँ पे व्योमेश चंद्र बैनर्जी की फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करते तो अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी जो है वो कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय यहाँ पर शामिल थे, लेकिन आपको बता दूं कि 1920 में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं, प्रेसिडेंट नहीं बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पहले नॉन हिंदू या पहले पारसी प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो आंसर आ जाएगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी जो है वो पारसी व्यक्ति थे और 1886 में कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन आता है अगर कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के, वो थे आपके यहाँ पे देख सकते हैं बदिरुद्दीन तैयब जी। 1887 में दिसंबर में जो मद्रास में कॉन्फ्रेंस होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बदिरुद्दीन तैयब जी होते हैं। अगर पूछा जाता है कि पहले क्रिश्चियन या पहले इंग्लिश व्यक्ति जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो वो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूले। 1888 में जो इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस होती उसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। तो आपको याद क्या रखना है कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये 2 बार होते हैं, एक 1885 में और एक 1892 में। ठीक है ना। दूसरे अगर पहले नॉन हिंदू या पहले पारसी अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नेरोजी बता दीजिएगा। अगर पहले मुस्लिम की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी, और अगर पहले क्रिश्चियन की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो जॉर्ज यूले जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है, एक पहली फीमेल, तो पहली फीमेल जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी, अभी हम आगे डिस्कशन जब कर रहे होंगे तो इनका चर्चा हम करेंगे। तो एनी बेसेंट जो थी वो पहली फीमेल थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंशियल संभाली थी। बात क्लियर हो गई। चलो, तो यहाँ पर ये सभी जो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे आप फिरोज शाह मेहता की बात करो, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नेरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले, अशोक मेहता, इतने सारे लोग जो थे उन सब ने मिलकर यहाँ पे कांग्रेस का फॉर्मेशन तो कर दिया। चलो, अब हमको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस बनी थी, तो कांग्रेस का एजेंडा क्या थे, कांग्रेस का ऐसा सोचना था, कांग्रेस में 2 तरीके के लीडर्स थे। एक जो थे वो बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, नरम दल के लोग माने जाते थे, और दूसरे जो थे वो बहुत एग्रेसिव थे, क्रांतिकारी थे, रिवॉल्ट करने पे, दंगा फसाद करने पे विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर जो कांग्रेस था उसमें 2 प्रकार के लीडर थे, एक को नरम दल कहा जाता था और एक को गरम दल कहा जाता। एक मॉडरेस्ट थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो गरम और नरम दल की बात यहाँ पे की जाती थी। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो 3 फेज में आपका नेशनल मूवमेंट कंप्लीट होता है। सुनिएगा, पहला फेज जो है वो 1885 से चलेगा 1905 तक। ये वो फेज है जहाँ पे नरम दल के लोग लीडर हैं। नरम दल के लोग जैसे कि दादा भाई नौरोजी की बात कर लीजिए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो है वो नरम दल के लीडर है। तो पहला फेज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1885 से 1905 तक की बात करेंगे।
सेकेंड जो फेज़ होता है वो 1905 से लेकर 1990 तक होता है। यहाँ पर लीडरशिप किसके हाथ में है? तो यहाँ पर जो लीडरशिप है वो गरम दल के लोगों के हाथ में है। गरम दल का मतलब जो बहुत एग्रेसिव है, रिवोल्ट करने, क्रांति करने, दंगे करने में, मारपीट करने पे बिलीव करते हैं, जिसमें नाम आता है लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसके अलावा अरविंद घोष का नाम भी यहाँ पर आता है। और फिर आपको पता है 1920 से 1947 तक जो चलेगा वो गांधी एरा चलेगा। तो आपको पूरा का पूरा जो आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप जो है नेशनल मूवमेंट्स बताइए, तो यहाँ पर हम जो मूवमेंट की बात करेंगे वो 3 फेज़ में करेंगे। पहला फेज़ आपको 1885 से 1905 के बीच में दिखेगा। दूसरा जो फेज़ है वो 1905 से 1919 के बीच में दिखेगा। और तीसरा फेज़ जो है वो गांधी एरा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमें जो डिस्कशन करना है वो पहले फेज़ के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो पहले फेज़ जो था वो कांग्रेस की स्थापना के समय था, फॉर्मेशन जब हुआ था कांग्रेस का, और इसमें जो लीडरशिप थी वो नरम दल के लोगों के साथ थी। मतलब जो दादा भाई नेहरू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं, इन सभी लोगों के हाथ में जो है वो आपको लीडरशिप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो, ये हैं आपके मॉडरेट पार्टी के बड़े बड़े लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नेहरू जी। अब ये लोग कैसे लोग हैं समझिएगा। ये लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, बस इन लोगों को इंडियन की प्रॉब्लम्स नहीं पता है। हम इन ब्रिटिशर्स को इंडियंस की प्रॉब्लम बताएंगे और वो इस बात को समझेंगे और हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ऐसा इन लोगों का, इस नरम दल के लोगों का सोचना है। क्या सोचना है? कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब इन लोगों ने कभी भी स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, वो भारत में विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भारत के लोगों का भला सोचते हैं, लेकिन भारतीय लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिशर्स को नहीं पता। तो हम लेटर लिखेंगे, हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, वो हमारी बातें समझेंगे और भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसा इस नरम दल के लोगों का सोचना है। तो नरम दल के जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको समझ में आया? ये लेटर लिखते थे, ठीक है ना। अपनी जो भी समस्याएं हैं, भारतीयों की, इंडियंस की जो भी समस्याएं हैं, वो बिल एक पास होता था, फिर उस बिल को समाचार पत्र में पब्लिश किया जाता था, फिर ब्रिटिशर्स तक वो बिल पहुंचता था, और ब्रिटिशर्स को मानना है तो वो मानते थे और नहीं मानना है तो नहीं मानते थे। इस तरीके से यहाँ पर नरम दल के लोग आप काम कर रहे होते थे, ठीक है ना। ये नरम दल की बात है। अब देखिएगा, नरम दल के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, दिनसा बादशाह, फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये बड़े बड़े जो लोग हैं वो नरम दल के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पार्टी है, गरम दल जो है, गरम दल के लोगों का कहना था कि ब्रिटिशर्स बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता, वो आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे और भारत के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। आप क्रांति करिए, आप स्ट्राइक करिए, आप रिवॉल्ट करिए, तभी इन लोगों तक हमारी बातें पहुंचेंगी और तभी ये भारत के हित में सोचेंगे, भारत के लिए काम करेंगे। ऐसा गरम दल के लोगों का कहना था। और गरम दल में आप देखोगे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे बड़े बड़े लीडर आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे, जो कि नरम दल के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये गरम दल के जो लीडर है वो कहते थे कि नहीं, हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हम तो भारत को एक डोमिनो स्टेट बनाना चाहते हैं, हम तो भारत को स्वाधीन कराना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। एक गरम दल के लोगों की बात थी। ये लोग क्रांति करने पर, रिवॉल्ट करने पर विश्वास किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कांग्रेस में भी 2 पार्टीज थी, ठीक है ना। और दोनों पार्टी के जो लीडर थे उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो अलग अलग थी। और जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और जिसमें 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं तो एक बहुत जाहिर सी बात होती है कि आगे चल के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्प्लिट हो जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगी। तो होता क्या है, 1905 में आप लोगों ने सुना होगा बंगाल का डिवीज़न, बंगाल का पार्टीशन। हुआ क्या, जब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया और बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पर आपको देखोगे, आप सभी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आपको बंगाल से ही देखने को मिलते हैं।
और बंगाल में अब ब्रिटिशर्स का रूल ज़्यादा था, वहाँ के लोग, अब जहाँ के लोग ज़्यादा प्रताड़ित होंगे, जिन लोगों को ज़्यादा आप कष्ट दोगे, ज़्यादा परेशान करोगे, तो वो लोग ज़्यादा रिवॉल्ट करेंगे। तो जितने भी मूवमेंट होते थे उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता था? बंगाल में होता था। तो ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे हैं कि बंगाल को हम डिवाइड कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम के अकॉर्डिंग। इससे हिंदू और मुस्लिम की एकता भी डिस्टर्ब होगी और जो हमारे रिवॉल्ट होते हैं, क्रांतिकारी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट होते हैं, वो भी धीमे पड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने धर्म के आधार पर बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की। जो वेस्ट साइड का रीजन था, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, और जो ईस्ट साइड का रीजन था, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया 1905 में। ठीक है ना। और कहा, और क्या रीज़न दिया कि पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, इसलिए हम बंगाल का पार्टीशन करते हैं। जबकि एक्चुअल रीज़न था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट करने के लिए ये पार्टीशन किया गया। लेकिन यहाँ पे उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, उस दिन लोगों ने रक्षाबंधन मनाया, राखी का फेस्टिवल बनाया, हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और कहा कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है ये हम लोगों को अलग नहीं कर सकती, इससे हमारे आंदोलन में, हमारे मूवमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको पता है 1906 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी की गई। क्या की गई? स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई। क्यों की गई? बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसको रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी 1906 में की गई। इसमें ब्रिटिशर्स के जो भी सामान थे, उनके जो कपड़े थे, उनको जला दिया गया। जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। इंजीनियर, डॉक्टर ने काम करना छोड़ दिया। जो भी हमारे स्टूडेंट कॉलेजेस में थे, उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स की जो भी जॉब थी, जो भी वो काम करना चाहते थे, उनको सबसे मना कर दिया काम करने से। ये स्वदेशी मूवमेंट था जो कि 1906 में शुरू होता है। और फिर गरम दल के लोग कहते हैं, देख लिया आप लोगों ने, लेटर लिख के, आवेदन लिखकर, हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर सब कुछ देख लिया, अंग्रेज बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम अपने तरीके से काम करेंगे, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो गरम दल के लोग हैं, वो कहते हैं। तो इसी के बाद आपका सेकेंड फेज शुरू होता है, जहां पर सारी की सारी पावर किसके पास आ जाएगी? गरम दल के लोगों के पास आ जाएगी। और ये कब से कब होगा? 1905 से लेकर 1990 के बीच का ये फेज कहलाएगा। बात क्लियर हुई? जैसा कि मैंने कहा, ये बड़े बड़े लीडर हैं और ये इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर है, जिसके कारण इनका क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका स्प्लिट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन 1907। तो जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस 1907 में सूरत में होगी, उसमें जो गरम दल है और नरम दल है वो अलग हो जाएंगे। एक तरीके से कहोगे आप कि कांग्रेस का क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। तो अगर प्रश्न आता है कांग्रेस का पार्टीशन किस कॉन्फ्रेंस में होता है, तो आंसर आ जाएगा 1907 की जो सूरत की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर गरम दल और नरम दल का क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो नेक्स्ट फेज में हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? गरम दल, मतलब हम 1907 के सूरत स्प्लिट के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट फेज में। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट के बाद भारत में ज़रूरत थी एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि अपनी समस्याओं को ब्रिटिशर्स तक पहुँचा सके। इसलिए लॉर्ड डफरिन के कहने पर A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की और डिसाइड किया गया हर साल दिसंबर में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस की जो पहली कॉन्फ्रेंस होती है वो पुणे में होनी थी, लेकिन कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। इसके लीडर कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले फारसी दादा भाई नौरोजी थे। पहले इंग्लिश कौन थे? जॉर्ज यूले थे। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाए पहली भारतीय, पहली इंडियन फीमेल कौन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी आपके कांग्रेस की, तो आंसर आ जाएगा सरोजिनी नायडू। तो दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। पहली फीमेल एनी बेसेंट थी और पहली जो इंडियन फीमेल थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। और जो सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट है वो लाला लाजपत राय देते हैं। किसमें पब्लिश करते हैं? यंग इंडिया में पब्लिश करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यूज़पेपर और एक या मैगजीन आप याद रखेंगे, इंडिया। इंडिया एक मैगजीन है जो लंदन में पब्लिश होती थी और वहाँ पे लंदन के लोगों को, जिससे भारतीयों की, इंडियंस की प्रॉब्लम को समझा जा सके कि भारत के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो लंदन के लोगों को भारत की समस्याओं को समझाने के लिए इंडिया जो मैगजीन है वो लंदन में पब्लिश की जाती थी। किसके द्वारा? नरम दल के लोगों के द्वारा।
इस बात को भी आपको याद रखना है। और फिर 1907 का सूरत स्प्लिट आपके सामने है। रीज़न क्या है? दोनों की थिंकिंग, दोनों की जो प्लानिंग है वो अलग अलग होना, इन लोगों का सोचना कि विनय करो, निवेदन करो, हाथ जोड़ो, अंग्रेज सुनेंगे, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, और इन लोगों का सोचना क्या था कि अंग्रेज अच्छे नहीं हैं, वो बहरे हैं, वो भारत के बारे में नहीं सोचते, बस वो अपना जेब भरना चाहते हैं। ड्रेनेज थ्योरी यहीं तभी तो आती है, जो कि दादा भाई नौरोजी की थ्योरी थी, आपकी ड्रेन थ्योरी। वो दादा भाई नौरोजी इसी समय देते हैं कि भारत की पूरी संपत्ति जो है वो ब्रिटिशर्स लूट कर लंदन में लेते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। हु वॉज द विजरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? जब कांग्रेस का पहला सेशन होता है दिसंबर में 1885 में, उस समय भारत के गवर्नर कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अब इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आज के सेशन से रिलेटेड जो भी MCQ फॉर्म होते हैं वो सभी आपको परचम की एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो वहाँ जाके क्विज ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर हम वापस मिलेंगे सेकेंड फेज के डिस्कशन के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।